कहानी की शुरुआत में आरिफ और उसकी पत्नी सिकू को दिखाया जाता है, जो इस्तांबुल में एक कारपेट शॉप चलाते हैं। वे दोनों अपनी मेहनत से काम करते हैं। एक दिन आरिफ का पुराना दोस्त लॉन्गर अपने असिस्टेंट के साथ उनकी शॉप पे आता है और बताता है कि उसने नजदीक ही किसी जगह पे कुछ अजीब चीजें देखी हैं। वो आरिफ को उन चीजों को देखने के लिए अपने साथ ले जाता है। वहां पहुंचकर आरिफ को पता चलता है कि ये सब लॉन्गर की एक चाल थी। असल में लॉन्गर सिकू से प्यार करता था और उसे पाने के लिए वो ये सब कर रहा था। इससे पहले कि आरिफ कुछ कर पाता, लॉन्गर और उसका असिस्टेंट उसे पकड़कर बंदी बनाकर रख लेते हैं। जिस चीज की बात लॉन्गर कर रहा था वो वास्तव में एक टाइम मशीन थी। लॉन्गर ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद को आरिफ के जैसे बना लिया था। वो आरिफ से कहता है कि अब वो इस रूप में सिकू से मिलेगा ताकि सिकू उसे असल आरिफ समझे। ये सुनकर आरिफ गुस्से में चिल्लाने लगता है ताकि वो इस चाल को रोक सके। पर तभी लोगर का असिस्टेंट टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है और आरिफ को 10 लाख साल पीछे भेज देता है। कुछ ही सेकंड में आरिफ क्रिटेशियस पीरियड में पहुंच जाता है, जहां डायनासोर अभी भी मौजूद थे। आरिफ डर के मारे घबरा जाता है। अचानक उसकी मुलाकात पुराने जमाने के कुछ लंगूरों से होती है, जो उस समय के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इनमें कई बदलाव आ चुके थे, लेकिन वे इंसान बनने की प्रक्रिया में अभी भी पीछे थे। आरिफ के पास अकेलापन दूर करने का कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वो उन लंगूरों के साथ रहने लगा। वह उन्हें कुछ ट्रेनिंग भी देने लगा ताकि वे इंसानों जैसा व्यवहार कर सकें। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सर्दियों का मौसम आ गया। एक दिन जब आरिफ पेशाब करने जाता है तो देखता है कि उसका पेशाब सर्दी की वजह से जमकर बर्फ बन गया है। आरिफ समझ जाता है कि वहाँ का तापमान आज के नॉर्थ पोल जैसा है। कुछ करने को न होने की वजह से वो बर्फ से डिजाइन बनाने लगता है। काफी वक्त बीतने के बाद भी लंगूरों में कोई खास बदलाव नहीं आता और वे पहले जैसे ही व्यवहार करते रहते हैं। तब आरिफ को एहसास होता है कि अगर वो इनके साथ रहा तो कभी घर वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये लंगूर उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए वो इंसानों की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक खतरनाक टी-रेक्स डायनासोर मिलता है। उसकी भयानक आवाज सुनकर आरिफ डर जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये डायनासोर सिर्फ अपने अंडों की सुरक्षा कर रहा है तो आरिफ दोस्ताना व्यवहार दिखाता है। टी-रेक्स उसका फ्रेंडली बर्ताव देखकर खुश हो जाता है और उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दे देता है। आरिफ इस उपहार से बहुत खुश होता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उस छत्ते की वजह से एक बड़ी मधुमक्खी उसके पीछे पड़ गई है। मधुमक्खियां उसे काटने लगती हैं। अपनी जान बचाने के लिए आरिफ इधर उधर भागता है। आखिरकार वो एक पेड़ के पीछे छिपकर किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाता है, लेकिन तब तक मधुमक्खी के डंक का असर हो चुका था। आरिफ को चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। बेहोश होने से पहले वो पेड़ पर 2 आदिमानवों को देखता है। आरिफ कुछ प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अपने हथियार से बेहोश कर देते हैं। जब आरिफ की आंख खुलती है तो वो खुद को एक गुफा के अंदर पाता है, जहां कई आदिमानव उसे घेरे हुए किसी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। दरअसल आरिफ उनके लिए एक अजनबी था, इसलिए वे सभी उससे डरे हुए थे और उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। आरिफ को उनकी भाषा आती थी, इसलिए उसने उनके सरदार डिमी से कहा कि वो भविष्य से आया हुआ एक साधारण इंसान है और उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी एक आदमी आकर खबर देता है कि एरोजन्स आ गए हैं। एरोजन्स एक अलग कबीला था जिसका सरदार कारगा था। वे लंबे समय से डिमी के कबीले पर अत्याचार करते आ रहे थे। जब भी एरोजन्स आते वे डिमी के कबीले के लोगों को मारते पीटते और उनका खाना व औजार लूट कर ले जाते थे। इस बार कारगा डिमी के कबीले से 3 सबसे ताकतवर लोगों को किसी खास काम के लिए अपने साथ ले जाने के लिए आया था। बदकिस्मती से आरिफ भी उनमें से एक था। जब आरिफ ने उनके साथ चलने से इनकार किया तो कारगा ने उसे बेहोश करने वाला तीर मार दिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ा। रास्ते में टेसो नाम के एक जंगली के सिर पर पत्थर लग गया, जिससे वो घोड़े से गिर पड़ा। उसका दाहिना हाथ टूट गया और वो दर्द से कराहने लगा। यह देखकर कारगा को लगा कि टेसो मर चुका है और वे लोग उसे दफनाने की तैयारी करने लगे। तभी आरिफ, जो होश में आ चुका था, उन्हें रोकते हुए कहता है कि टेसो मरा नहीं है, सिर्फ उसका हाथ टूटा है। यह कहकर आरिफ ने उसके हाथ पर मरहम पट्टी की, जिससे टेसो को राहत मिली। टेसो ने आरिफ का शुक्रिया अदा किया। जब वे लोग गांव पहुंचे तो आरिफ को पता चला कि वहां असल में कारगा के भतीजे काउलिया का राज था, जो टेसो का पिता भी था। पिता और बेटे की मुलाकात के बाद कारगा ने टेसो से उस मास्क के बारे में पूछा जो उसने टेसो के कमरे में देखा था। टेसो ने खुश होकर बताया कि उसने वो मास्क पेड़ की छाल से बनाया है। यह सुनकर काउलिया नाराज हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा एक जंगली योद्धा बने, न कि एक कलाकार। इसके बाद काउलिया ने अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताया, जिसकी वजह से उसके पिता कुमो की जान चली गई थी। इसके बाद सीन अतीत में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप वहां उतरता है। उसमें से 2 अजनबी बाहर आते हैं और कुमो को एक बॉल गिफ्ट में देकर वापस उसी स्पेसशिप में बैठकर चले जाते हैं। गिफ्ट से खुश होकर कुमो उन्हें अलविदा कहने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन स्पेसशिप के इंजन से निकलने वाली आग में जलकर मर जाता है। फिर हम वर्तमान में वापस आते हैं, जहां काउलिया कहता है कि उस घटना के बाद से उसे हर नई चीज और हर नए आविष्कार से नफरत हो गई थी।
उसे लगता था कि उसके पिता स्वर्ग में हैं, इसलिए उसने एक बहुत ऊंचा टावर बनवाया था जहां से चढ़कर कई लोगों ने कुमो को वापस लाने की कोशिश की थी, पर कोई भी न तो कामयाब हो पाया और न ही जिंदा लौटकर वापस आ पाया। इसलिए कारगा डिमी के कबीले से 3 सबसे ताकतवर लोगों को लेकर आया था ताकि उन्हें टावर पर भेज सके। यह सब सुनकर आरिफ अकेले ऊपर जाने का फैसला करता है और देखते ही देखते वो टावर पर चढ़ जाता है। सबसे ऊपर पहुंचने पर उसे वहां एक आदमी दिखाई देता है। कुमो समझकर आरिफ उसे अपने साथ लाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी डरकर पीछे हट जाता है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इस घटना से दुखी आरिफ धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। जब वो वापस जमीन पर पहुंचता है तो सारे गांव वाले उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टावर से जिंदा लौटने वाला वो पहला इंसान था। इस पर लोग खुशी से झूमने लगते हैं, जिससे माहौल थोड़ा बेहतर हो जाता है। हालांकि काउलिया इस बात से निराश था कि आरिफ उसके पिता को नहीं ला पाया, लेकिन उसके प्रयासों को देखकर उसने आरिफ को माफ कर दिया। टेसो आरिफ की बहादुरी से प्रभावित होकर एक पत्थर पर उसकी चित्रकारी बनाने लगता है। आरिफ उसकी कला की तारीफ करता है। तब टेसो उसे अपनी चित्रों का दुर्लभ संग्रह दिखाता है, जिसमें एक दूसरे गांव की लड़की मिमी की तस्वीर भी थी। टेसो ने बताया कि वो उस लड़की को पसंद करता है। मिमी की तस्वीर देखकर आरिफ को अपनी पत्नी सिकू की याद आ जाती है। वो टेसो से अनुरोध करता है कि वो उसे अपने सारे औजार दे दे, जिनकी मदद से वो अपने समय में वापस जा सके। टेसो कहता है कि ये असंभव है, क्योंकि उसके पिता ने उन सारे औजारों को एक गुफा में बंद कर रखा है और सबको सख्ती से मना किया है कि उनका इस्तेमाल न करें। लेकिन आरिफ मिमी से मिलाने का वादा करके उसे मना लेता है। उस रात वो दोनों गुपचुप तरीके से गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कारगा उन्हें देख लेता है और पकड़कर काउलिया के पास ले जाता है। काउलिया अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़कर बेहद निराश हो जाता है और उसे गांव से बेदखल कर देता है। इस बात से दुखी होकर टेसो आरिफ के साथ गांव छोड़ देता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वो दोनों एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें मिमी और उसकी सहेलियां नदी में नहाते हुए दिख जाती हैं। मिमी टेसो के पिछड़ेपन के कारण उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन आरिफ टेसो की पीठ पर बना मिमी का टैटू दिखाता है। ये देखकर मिमी प्रभावित हो जाती है और टेसो के प्रति उसकी सोच बदल जाती है। फिर वो सभी वापस डिमी के गांव लौट जाते हैं। वहां आरिफ गांव वालों को एक नई सभ्यता की शुरुआत का सुझाव देता है। वो डिमी को काउलिया की गुफा में छिपे हुए अनगिनत उपयोगी औजारों के बारे में बताकर उन्हें चुराने में मदद करने का अनुरोध करता है। नई तकनीक और औजारों से बेहतर जीवन की उम्मीद में वो सभी आरिफ के प्लान में शामिल हो जाते हैं। उस रात आरिफ और टेसो फिर से गुफा में जाते हैं और सारी जरूरी चीजें एक पहिएदार गाड़ी में लाद कर वापस अपने गांव ले आते हैं। आरिफ तुरंत उन औजारों से उपयोगी चीजें बनाना शुरू कर देता है, जिससे गांव वालों की जिंदगी आसान हो जाती है। कुछ महीनों के भीतर आरिफ की बनाई चीजों के कारण गांव में वो बदलाव आ जाते हैं जो हजारों साल में भी नहीं आए थे। अब गांव की औरतें खाना बनाना सीख चुकी थीं और बच्चे स्कूल जाने लगे थे। आरिफ के कामों से खुश होकर गांव वालों ने उसे अपना मुखिया बना दिया, लेकिन गांव वालों में अभी भी अक्ल की कमी थी जो आरिफ को संतोष नहीं दे पा रही थी। इस बीच काउलिया को ये पता चलता है कि गुफा के सारे औजार आरिफ और टेसो ने चुरा लिए थे। गुस्से में आकर काउलिया अपने अंकल कारगा को आरिफ और उसके लोगों को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जब कारगा गांव पहुंचता है तो वहां हुए सभी बदलावों को देखकर हैरान रह जाता है। वह उन लोगों से सारी चीजें वापस देने की मांग करता है। इस पर आरिफ उसके सामने उसकी नकल उतारता है और मजाक उड़ाता है। यह देख कारगा गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी सेना के साथ लौटकर बदला लेने की धमकी देता है। एक दिन आरिफ, टेसो, मिमी और अन्य लोगों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने जाता है, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। एरोजन्स ने गांव की सारी चीजें लूट ली थीं। इन संघर्षों से तंग आकर आरिफ काउलिया के पास जाता है और एक सुझाव रखता है 6 खिलाड़ियों का एक फुटबॉल मैच खेला जाए। आरिफ कहता है कि अगर उसकी टीम जीतती है तो काउलिया को गांव से चुराई गई सारी चीजें लौटानी होंगी। अगर उसकी टीम हारती है तो वो काउलिया के लिए इतना ऊंचा टावर बनाएगा कि वो अपने खोए हुए पिता को वापस ला सके। यह सुनकर काउलिया तुरंत मान जाता है। इस बात का खुलासा होता है कि एरोजन्स अपने मरे हुए पिता कुमो की याद में लंबे समय से फुटबॉल खेलते आ रहे थे। कुमो का खास बॉल उनके लिए एक खजाने जैसा था, इसलिए काउलिया के लिए एक टीम बनाना आसान था। उसने अपनी टीम में 6 सबसे मजबूत और ताकतवर खिलाड़ियों का चयन किया। दूसरी तरफ आरिफ ने भी अपनी टीम चुनी, लेकिन उसके गांव वालों ने कभी फुटबॉल खेलना तो दूर, उसका नाम तक नहीं सुना था। इसी बीच मिमी बताती है कि कुहारा नाम का एक पूर्व एरोजन गोलकीपर उनके गांव में रहता है। वह फुटबॉल से रिटायर हो चुका था और एक मैच में 8 गोल कर चुका था। आरिफ उसे खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। ये देखकर डिमी गोलकीपर बनने के लिए तैयार हो जाता है। आरिफ और टेसो फॉरवर्ड अटैकर्स बनते हैं और बाकी खिलाड़ी गांव वालों में से चुने जाते हैं। इसके बाद टीम कड़ी ट्रेनिंग में जुट जाती है। मिमी और दूसरी महिलाएं टीम के लिए फुटबॉल जर्सी तैयार करती हैं। कुछ समय बाद आरिफ की टीम फुटबॉल में माहिर हो जाती है। जल्द ही वो खास दिन आ जाता है। खेल शुरू होते ही एरोजन्स आरिफ की टीम पर हावी हो जाते हैं और आसानी से 4 गोल कर लेते हैं।
हाफ टाइम से ठीक पहले आरिफ की टीम का एक खिलाड़ी एक गोल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खुशी में दौड़ते हुए वो पास जल रही आग में गिर जाता है। हाफ टाइम के दौरान आरिफ अपनी टीम से कहता है कि वो दरअसल दूसरे ग्रह से आया हुआ एक एलियन है और इस ग्रह पर अच्छे खाने की वजह से रह रहा था। उसके पास कुछ सुपर पावर्स थीं जो गेम को पलट सकती थीं, लेकिन उसने अब तक उनका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि किसी को चोट लग सकती है। टीम के लिए जीत जरूरी थी, इसलिए वो अपनी शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लेता है। यह सुनकर गांव वाले उसे प्रोत्साहित करते हैं। सेकंड हाफ शुरू होता है और आरिफ अपनी फुर्ती और तेज नजर से 3 गोल कर देता है, जिससे स्कोर 4-4 की बराबरी पर आ जाता है। खेल की गर्मा गर्मी में टेसो की लड़ाई एक एरोजन खिलाड़ी से हो जाती है, जिसके कारण दोनों टीमों पर पेनल्टी लग जाती है। डिमी अपनी टीम को पेनल्टी से बचा लेता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगने के कारण वो खेलने के लिए अयोग्य हो जाता है। अब टीम के पास कोई गोलकीपर नहीं था, तब कुहारा आगे आकर गोलकीपर बनने का फैसला करता है। वो दीवार की तरह हर शॉट को रोक देता है। आखिर के कुछ सेकंड्स में आरिफ उछलकर एक खतरनाक शॉट मारता है, जिससे बॉल सीधा गोल पोस्ट में चली जाती है। इस गोल के साथ ही आरिफ की टीम जीत जाती है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। काउलिया भी विरोधी टीम की जीत पर बधाई देता है और वादा करता है कि वो हमेशा के लिए गांव से दूर रहेगा। इस शानदार जीत के बावजूद आरिफ उदास था, क्योंकि उसे लगता था कि लॉन्गर ने उसकी पत्नी सिकू को अपने कब्जे में ले लिया होगा। वो हमेशा के लिए गांव छोड़ने का फैसला करता है। जाने से पहले वो टेसो को अपनी घड़ी और मिमी को अपनी एंगेजमेंट रिंग दे देता है। तभी अचानक वहां तेज रोशनी फैलती है और उसमें से सिकू बाहर निकलती है। आरिफ खुशी से हैरान होकर अपनी पत्नी को देखता है। सिकू उसे बताती है कि लॉन्गर के साथ चले जाने के बाद उसने इंटरनेट पर 10 लाख साल पुरानी एक अंगूठी देखी थी, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट की ग्रुप को एक गुफा में मिली थी। जब उसने उस अंगूठी और घड़ी के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाई तो उसे पता चला कि वो असल में आरिफ की थी। उन सारी चीजों पर गौर करने पर उसे समझ में आया कि उसके सामने जो आरिफ था दरअसल वो बहरूपिया लॉन्गर था। तब सिकू ने उसे गन पॉइंट पर पकड़कर अपने हस्बैंड के लोकेशन के बारे में पूछा। आखिरकार लॉन्गर की टाइम मशीन को ऑपरेट करके वो यहाँ तक पहुँच गई। जल्दी ही दोनों ने सारे कबीले वालों को गुड बाय कहकर अपने टाइम में लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने लॉगर को प्रिमिटिव गांव में भेज दिया। पहले गांव वाले उसे आरिफ समझकर अच्छे से बात करते थे, लेकिन जैसे ही एरोगेंट लॉगर उन सब का मजाक उड़ाने लगा, वो समझ गए कि ये कोई बहरूपिया है। हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब कोलिया और उसके साथियों को याद आया कि सालों पहले उसी की स्पेसशिप से उसके फादर कुमो की डेथ हुई थी। गुस्से से भरी भीड़ को देखकर लॉगर डर गया और उनसे खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और सब उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, अचानक एक टीरेक्स आकर लॉगर को निगल लेता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।